बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में मैं आपको सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था और वहां पे हमने एक लफ्ज यूज किया था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक आयन के इर्द गिर्द और अपोजिटली चार्ज आयन की तादाद कितनी होती है। तो हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ये इसका डिमॉन्स्ट्रेशन ये आप देखें, इस सेंटर वाले में इसे आप सोडियम कंसिडर कर सकते हो, क्लोराइड कंसिडर कर सकते हो। अगर ये मैं क्लोराइड कंसिडर करूं ये सेंटर, तो देखो इस क्लोराइड के इस साइड पे सोडियम, इस साइड पे सोडियम, इस साइड पे सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम। तो क्लोराइड के इर्द गिर्द कितने सोडियम हुए? 6। तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। अगर यहां पे सोडियम होता, सोडियम, तो फिर उसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड्स अटैच होते। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। और ये इसका सबूत, ये मॉडल देखें, इस मॉडल से सब कुछ क्लियर है। अच्छा, ये जो शक्ल है इस शक्ल को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। कैसे ड्रा करवाना है? इनको आप आपस में मिलाएं, जो एक प्लेन में है इन्हें आप आपस में मिलाएं। मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर बाद में मिटाता हूं। बीच में आप सोडियम ले सकते हो, क्लोराइड ले सकते हो, आपकी मर्जी, जो आप लेना चाहें। अगर ये मैं क्लोराइड कंसिडर करूंगा, ये सेंटर वाला, तो ये बाकी होंगे सोडियम। तो ये सोडियम, 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 सोडियम और ये सोडियम। इन्हें आप आपस में यूं जोड़ दें। ये इसके साथ, ये फिर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। और फिर हर कार्नर को ऊपर वाले सोडियम के साथ मिलाएं, नीचे वाले सोडियम के साथ मिलाएं, ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर शेप बना, यानी ये वाला शेप, ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हर आयन इस शक्ल का आपको नजर आएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन था ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 6 है। कौन से फैक्टर एक आयनिक क्रिस्टल के शेप पे असरअंदाज होते हैं? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक आयनिक सॉलिड अपोजिटली चार्ज आयन का बना होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड आयन से बना है। ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन आयंस को एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को लेटस एनर्जी कहते हैं।
लेटस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसे आप इतनी एनर्जी दे दे कि ये बॉन्डेड एटम अलग हो के गैसियस स्टेट में चले जाए, तो ये जो एनर्जी इसके लिए हमने सप्लाई की, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटस एनर्जी, या इसे क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। ये इस साल के एनकेट टेस्ट में भी आया था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बॉन्ड एनर्जी लिखी थी। नो, बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज होता है कोवेलेंट सब्सटेंसेस के लिए, आयनिक के लिए लेटेस्ट एनर्जी या क्रिस्टल एनर्जी। तो ये लेटेस्ट एनर्जी इन पार्टिकल्स को यूं यकजा रखता है, और जब ये यकजा हो जाए तो इसका एक स्पेसिफिक शेप बन जाता है। तो लेटेस्ट एनर्जी आयनिक क्रिस्टल की शक्ल पे असरअंदाज होती है। दूसरा फैक्टर है रेडियस रेशो। व्हाट इज रेडियस रेशो? Radius ratio means size of cation divided by size of anion. This is called radius ratio. रेडियस रेशो वो फैक्टर है जो कि असरअंदाज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अफेक्ट रेडियस रेशो अफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली ये बात याद रखें कि केटाइन का साइज छोटा होता है एनाइन से। ये देखो, ये एक एटम, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये केटाइन बना, और साथ में इसका साइज भी कम हुआ, तो केटाइन स्मॉल साइज का होता है कंपेयर टू एनाइन। एनाइन का साइज बड़ा होता है। अगेन इसे देखें, ये फर्ज करें एटम है और इसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका साइज बढ़ गया। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है साइज में डिक्रीज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो साइज बढ़ता है। रेडियस रेशो बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता और यूं शक्ल में चेंज आता है। रेडियस रेशो बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज आता है और यूं शक्ल आयनिक क्रिस्टल का जो शेप है उस शेप में तब्दीली आ जाती है। देखें इसे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो 6, तो इसका शक्ल कैसे है? इसका शक्ल ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को कम करूं, 4 करूं, 4, तो फिर इसका शक्ल ये नहीं होगा, कोई और होगा। और इसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करूं तो फिर भी इसका शक्ल ये नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में कौन सी शक्ल बनती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में जो शक्ल बनती है, इट इज
ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता, 8, तो फिर ये देखें, मैं इस एक को हटा देता हूं, ये एक मैंने हटाया, ये एक मैंने हटाया, ये दो आयन एक दूसरे से खास फासले पे होंगे क्योंकि ये सेम चार्ज के हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये और बिल्कुल इसी तरह जैसे ये ऊपर वाली शक्ल है, बिल्कुल इसी तरह शक्ल नीचे भी होगी। फिर यहां पे भी यानी जैसे ये है, ये बिल्कुल उसी तरह नीचे भी होगी। फिर इसका जो शक्ल होगा, दैट शेप विल बी क्यूबिक। क्यूबिक शेप के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 2 3 4, 4 ये और 4 नीचे, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो फिर शक्ल होगा टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में शक्ल होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे ड्रा करवानी है? इसे हटाएं, बीच से इस एक को हटाएं और इन औरों को आप नीचे ले आएं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बुक में लिखा है 2 और 3 के बारे में भी, 2 and 3, पर 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर अनस्टेबल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 मुमकिन नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वजह यह है कि इससे नीडल जैसे क्रिस्टल बनते हैं जो ट्रू क्रिस्टल नहीं होते, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल होते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से फ्लैट सरफेस बनता है, ये 2 डायमेंशनल होता है और ये भी स्टेबल नहीं होता। ट्रू क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होते हैं, जो किस कोऑर्डिनेशन नंबर से बन सकते हैं? 4 से, 6 से, 8 से। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कब होगा? तो ये रेडियस रेशो पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस रेशो हो 0.23 से लेकर 0.41 तक, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो शक्ल होगी टेट्राहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशो इस रेंज में हो, 0.41 से लेकर 0.73 तक हो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी और शक्ल ऑक्टाहेड्रल। अगर रेडियस रेशो 0.73 to 1 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और शक्ल होगी क्यूबिक। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड का रेडियस रेशो है 0.54। किस रेंज में आता है? इस रेंज में। तो सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रक्चर जो है या शीट जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्रिस्टल यूजुअली बनाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, हमने क्रिस्टल ग्रोथ में भी पढ़ा था, बाय स्लो कूलिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन शुरू में गर्म होता है, फिर उसको हम स्लोली कूल करते हैं, तो आयंस को टाइम मिलता है कि वो अपनी प्रॉपर जगह पे जाके बैठ जाए। अगर हम एब्रप्टली कूल करेंगे तो आयन अपनी जगह पे पहुंचा नहीं होगा और उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी आपने खत्म की। यूं जो क्रिस्टल बनेगा उस क्रिस्टल के शक्ल में बिगाड़ आएगा। मैंने सपोज ये वाला क्रिस्टल बनाना है, ये तो शुरू में इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे पास होगा। ये आयंस इधर उधर, ये आयन, ये सारे आयन इधर उधर जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये आयन है अपोजिटली चार्ज आयन इधर उधर जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये सॉल्यूशन गर्म है और इसे मैं स्लोली कूल कर रहा हूं। यानी इन आयंस के पास ढेर सारा टाइम है कि ये जाएं और अपने पोजीशन को ऑक्युपाई करें। तो जब मैं इसे स्लोली कूल करूंगा इस मखसूस शक्ल वाला क्रिस्टल बनेगा। लेकिन अगर मैं इसे एकदम कूल करूंगा तो इस आयन को टाइम नहीं मिलेगा, ये अपने घर तक नहीं पहुंचा होगा और रास्ते में ही बैठ जाएगा। तो जो क्रिस्टल बनेगा वो क्रिस्टल न तो स्पेसिफिक शेप वाला होगा, शक्ल में बिगाड़ आएगी। चौथा फैक्टर है इंप्यूरिटीज। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर इंप्यूरिटीज मौजूद हो तो इससे क्या होगा, इंप्यूरिटी इन आयंस के बीच आएगी और इन आयंस को यूं अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी। जब ये अट्रैक्ट हो जाए तो देखो इसके शक्ल में बिगाड़ आया। इसे कहते हैं डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। इंप्यूरिटीज भी एक क्रिस्टल के शक्ल पे असरअंदाज होती है। कैसे? ये फर्ज करें सॉल्यूशन है, इसमें ये आयन है और साथ में इंप्यूरिटीज हैं। ये इंप्यूरिटीज इन आयंस ने मिलकर ये वाला शेप बनाना है। अब अगर बीच में इंप्यूरिटीज आ जाए तो इंप्यूरिटीज इन आयंस को यूं अपनी जानिब अट्रैक्ट करे और जब अट्रैक्ट हो जाए तो इसकी शक्ल में बिगाड़ आएगी। यूं क्रिस्टल के शक्ल पे इंप्यूरिटीज ने असर डाला। इसे कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। So that was the factor which affect shape of an ionic crystal. Structure of ice. Ice का structure. वाटर मॉलिक्यूल इस शक्ल का होता है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल का शक्ल है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये डिस्टॉर्टेड का मतलब है बिगड़ा हुआ, जिसमें बिगाड़ आ जाए। टेट्राहेड्रल शक्ल है पर उसमें बिगाड़ आया है ड्यू टू दीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं वाटर मॉलिक्यूल को यूं रिप्रेजेंट करता हूं। ये देखो, ये वाली शक्ल या ये वाली शक्ल, ये आपके सामने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल इस शक्ल का होता है।
इस शक्ल को क्या कहते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शक्ल है, लेकिन इसमें बिगाड़ आया है ड्यू टू दीज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये भी एग्जैक्टली इस शक्ल का। ये हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड स्टेट में बनते हैं और टूटते हैं। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला मेरे दाएं हाथ में जो वाटर मॉलिक्यूल, ये इस मॉलिक्यूल के करीब आया, तो इसका हाइड्रोजन और इसका लोन पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये जल्दी ही इससे निकल जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट होती है। परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है, देखिए कि इसका ये हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर के बिल्कुल सामने से आ जाए, ऐसे। ये लोन पेयर ऊपर वाली जगह लोन पेयर और ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके सामने। अगर ये यहां पे हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती, तो ये यहां पे यूं, ये देखो इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान ये खाली जगह। इसी तरह अगर एक तीसरा वाटर मॉलिक्यूल हो तो वो इस लोन पेयर के बिल्कुल यहां से आएगा, ऐसा। अगेन बीच में खाली जगह बनेगी। आइस के स्ट्रक्चर को फिर हम यू रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखिए। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने यू रिप्रेजेंट किया है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना हो तो जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन बिल्कुल इसके सामने आएगा, यानी वो वाटर मॉलिक्यूल यू अरेंज होगा। इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर के बिल्कुल सामने होगा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, एक और वाटर मॉलिक्यूल इस लोन पेयर के सामने से आएगा और उसका हाइड्रोजन हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, एक और वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर के सामने से यू आएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है जो इसे यू अट्रैक्ट करेगा। ओके, एक और वाटर मॉलिक्यूल यू आएगा। और इसको यू अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसके सामने से वाटर मॉलिक्यूल आएगा जिसका लोन
लोन पेयर इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने होगी। इसके सामने एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा जिसका लोन पेयर बिल्कुल इसके सामने हो, और एक और वाटर मॉलिक्यूल में ऊपर लिख देता हूं। इसका ये लोन पेयर इसके सामने, इसका ये लोन पेयर इसके सामने। यूं ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में देखे ये बीच वाली जगह खाली हुई, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट होते हैं। और आइस में एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है टेट्राहेड्रली, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कैसे, वो आप देखें कि एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये तो मैंने ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल की हालत आपको बता दी। तो एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच होता है आइस में, तो वो आप देखें ऐसे। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए मैं इसे प्लेनर बना देता। 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, और ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, मैंने इस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल लिखे। इसे रेड मार्कर से बनाता हूं। तो ये एक मॉलिक्यूल, इसका ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका ये मॉलिक्यूल इसके इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा। ये मॉलिक्यूल इसका ये लोन पेयर एक और वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल कितने और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में शक्ल कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। और ये आप बीच में देखे खाली जगह बन गई। तो खाली जगह बनने से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होता है, 9% मोर, 9% मोर देन द लिक्विड वाटर। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा निकलेगा लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की डेंसिटी कम होती है, ये आइस की एक खूबी है। आइस की दूसरी खूबी है उसका हाई हीट ऑफ फ्यूजन।
high heat of fusion. What is heat of fusion? अगर मेरे पास आइस की क्वांटिटी हो 1 मोल, तो 1 मोल आइस में इन फोर्सेस को खत्म करने के लिए, जो मैंने रेड लाइन से, रेड डॉटेड से रिप्रेजेंट किए हैं, इन फोर्सेस को खत्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उस एनर्जी को कहोगे हीट ऑफ फ्यूजन। क्वांटिटी 1 मोल हो तो ये कहलाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ये फोर्सेस मुस्तकिल हैं सॉलिड स्टेट में। इससे आप इतना खत्म करें कि ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन शुरू करे, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाए। ये H2O सॉलिड स्टेट में है, इसे आप इतनी एनर्जी सप्लाई करें कि ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, तो जो एनर्जी सप्लाई की गई उस एनर्जी को कहोगे हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इसका की क्वांटिटी 1 मोल हो तो ये कहलाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होता है 6 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। आम कोवेलेंट सॉलिड्स के मुकाबले में इसका हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है। तो ये ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन।